In the previous lecture of this unit, I have discussed about the different pharmacokinetic models. One compartment open model study for IV bolus, IV infusion and extravascular drug administration. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक्स्ट्रावेस्कुलर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वन कंपार्टमेंट ओपन स्टडी बताया था. उसमें डिफरेंट फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स एक्सेस किए थे, लेकिन एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट डिटरमाइन नहीं किया था, क्योंकि एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट डिटरमाइन करने के लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं. ठीक है. So in this lecture I am going to discuss about determination of absorption rate constant. Absorption rate constant can be determined by two methods. First one is method of residuals. Second method is Wagner-Nelson method. So I'm starting with method of residuals for estimation of absorption rate constant. The technique is also known as feathering, peeling and stripping. It is commonly used in pharmacokinetics to resolve a multi-exponential curve into its individual components. For a drug that follows one compartment kinetics and administered extravascularly, the concentration of drug in plasma is expressed by a bi-exponential equation. क्यों एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट मल्टी एक्सपोनेंशियल कर्व के लिए यूज हो रहा है? क्योंकि जब आपने आईवी बोलस स्टडी किया था तो आईवी बोलस में क्या होता है, जो ड्रग होती है वो डायरेक्टली प्लाज्मा में एडमिनिस्टर कर दी जाती है, तो एब्जॉर्प्शन का जो टाइम है वो बहुत ही शॉर्ट होता है, इसलिए एब्जॉर्प्शन फेज को हम एलिमिनेट कर देते हैं, सिर्फ एलिमिनेशन फेज को कंसीडर करते हैं फॉर फार्माकोकाइनेटिक असेसमेंट. ठीक है. सिमिलरली इन्फ्यूजन के केस में क्या होता है, इन्फ्यूजन में भी कांस्टेंट रेट से ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जीरो रेट से एब्जॉर्प्शन हो रहा है और फिर एलिमिनेशन हो रहा है. एक्स्ट्रावेस्कुलर प्रोसेस में क्या होता है, एक्स्ट्रावेस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन में एब्जॉर्प्शन स्लोली होता है, मतलब एब्जॉर्प्शन का फेज भी क्लियर है और एलिमिनेशन का भी क्लियर है. दो प्रोसेसेस हो गई, तो प्रोसेस कैसी हो गई, बाय एक्सपोनेंशियल इक्वेशन मिलेगी. यहाँ पे बाय एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का मतलब है कि इक्वेशन में एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के लिए भी टर्म होगा और एलिमिनेशन के लिए भी होगा. अब बाय एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के लिए अगर हमें कंसंट्रेशन डिटरमाइन करनी हो तो कंसंट्रेशन के लिए जो इक्वेशन होती है उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. आपने जब एक्स्ट्रावेस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल स्टडी किया था लास्ट क्लास में, तब ये इक्वेशन हमने देखी थी. इसको फिर फर्दर मॉडिफाई करके हमने लॉग ऑफ कंसंट्रेशन टाइम के बीच में ग्राफ भी प्लॉट किया था और एलिमिनेशन हाफ लाइफ, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट उस ग्राफ की हेल्प से कैलकुलेट किया था. क्लियर. तो अब इस इक्वेशन में क्या करना है, इस इक्वेशन में ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स टर्म है इसकी जगह हम एक कांस्टेंट रख देंगे, इस पूरी वैल्यू की जगह हम a रख देंगे. a इज ए हाइब्रिड कांस्टेंट. तो ये इक्वेशन हमें इस फॉर्म में मिल जाएगी. c इज इक्वल टू, यहाँ पे a है, इसका मल्टीप्लीकेशन किया, अंदर को ब्रैकेट को ओपन किया, तो c इज इक्वल टू a एक्सपोनेंट टू द पावर माइनस के ई टी माइनस a एक्सपोनेंट टू द पावर माइनस के ए टी. क्लियर. अब इस इक्वेशन में हमने क्या करना है, ड्यूरिंग द एलिमिनेशन फेज when absorption is almost over, Ka is greater than Ke and the volume of second exponential, that is exponent to the power minus Kat, approaches 0, whereas the first exponential, that is exponent to the power minus Kat, retains some finite value. एलिमिनेशन फेज के टाइम में क्या होगा, ये ग्राफ मैं आपको दिखा देती हूँ. एक्स्ट्रावेस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जब हमने वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल स्टडी किया था तो इस तरह का ग्राफ था. कंसंट्रेशन, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में जब ग्राफ प्लॉट किया था तो इस तरह का ग्राफ आ रहा था. ये एब्जॉर्प्शन फेज थी जहां पे ड्रग का स्लोली एब्जॉर्प्शन हो रहा है. ये पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन थी जहां पे एब्जॉर्प्शन रेट एलिमिनेशन रेट के इक्वल था. इसके बाद फिर पोस्ट एब्जॉर्प्शन फेज आती है, मतलब एलिमिनेशन फेज आती है जहां पे ड्रग का एलिमिनेशन स्टार्ट हो जाता है. तो इस मेजरली हम क्या कर रहे थे, इस एलिमिनेशन फेज को कंसीडर कर रहे थे डिफरेंट फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स स्टडी करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए. क्लियर. तो इस एलिमिनेशन फेज में क्या होगा, यहाँ पे इस पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन में जब पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन अचीव हो गई है तब एब्जॉर्प्शन रेट एलिमिनेशन रेट के बराबर है. यहाँ एब्जॉर्प्शन फेज में एब्जॉर्प्शन रेट एलिमिनेशन फेज से ज्यादा है और एलिमिनेशन फेज में क्या होगा, एलिमिनेशन फेज में
एलिमिनेशन रेट एब्जॉर्प्शन रेट से बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो इन्हीं कंडीशंस को हम आगे मेथड्स ऑफ रेजिडुअल्स में यूज कर रहे हैं। तो मेथड्स ऑफ रेजिडुअल्स में हमने क्या देखा, यहाँ पे जो इक्वेशन थी, यहाँ पे हमने देखा कि एलिमिनेशन फेज में एब्जॉर्प्शन ऑलमोस्ट हमने मान लिया कि ओवर हो चुका है, कि एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो गया, एलिमिनेशन स्टार्ट हो गया। तो इस केस में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट की वैल्यू एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट से बहुत ज्यादा होगी। जब ये वैल्यू ज्यादा है तो यहाँ पे एक्सपोनेंट में के की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, इस पूरे की वैल्यू जीरो को उतनी जल्दी ही अप्रोच करेगी और ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो एलिमिनेशन फेज में क्या टर्म मिलेगा हमें, सिर्फ c इज इक्वल टू a exponent to the power minus ke t. Clear? At this time the above equation reduces to c is equal to a e to the power minus ke t. यहाँ पे c के ऊपर एरो से रिप्रेजेंट किया है क्योंकि ये रेजिडुअल कंसंट्रेशन है। इन लॉग फॉर्म द अबव इक्वेशन इज, हमें क्या करना है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमें लॉग फॉर्म में इक्वेशन मिल जाएगी, log c इज इक्वल टू log a माइनस के टी डिवाइडेड बाय 2.303। क्लियर? अब क्या करेंगे, वेयर c रिप्रेजेंट्स द बैक एक्सट्रापोलेटेड प्लाज्मा कंसंट्रेशन वैल्यूज, मेथड ऑफ रेजिडुअल है तो नाम से ही पता चल रहा है कि हमें यहाँ पे रेजिडुअल वैल्यूज की हेल्प लेनी है एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए। वो रेजिडुअल वैल्यूज हमें कहाँ से मिलेंगी, रेगुलर वैल्यूज हमें मिल गई। प्लाज्मा में हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे कंसंट्रेशन डिटरमाइन किया कि डिफरेंट टाइम पे प्लाज्मा में ड्रग का कंसंट्रेशन कितना है। ठीक है, उसके लिए हमें ये इक्वेशन मिल गई थी। अब क्या किया, एलिमिनेशन फेज में ये रेजिडुअल वैल्यूज कहाँ से मिल रही है, ये जो हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला है, इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ये इस इक्वेशन से हम लॉग ऑफ कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। A plot of log C versus T yields a bi-exponential curve with a terminal linear phase having slope minus ke divided by 2.303. ये y is equal to c minus mx के फॉर्म में है। ठीक है, तो x एक्सिस पे क्या लिया, टाइम लिया, y एक्सिस पे क्या लिया, log c लिया। स्लोप क्या हो गया, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मिलेगी। स्लोप क्या होगा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को, माइनस के बाय 2.303। तो इसके स्लोप से हमें क्या मिल जाएगा, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट मिल जाएगा। ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था जब हमने एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट डिटरमाइन किया था एक्स्ट्रावेस्कुलर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, ग्राफ में आप देख सकते हो ये जो मैंने आपको इक्वेशन बताई है, लॉग सी और टाइम के बीच में जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये एलिमिनेशन फेज है। एलिमिनेशन का जो कर्व मिल रहा था आपको, उस कर्व को क्या किया, स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रेट लाइन ग्राफ में कन्वर्ट कर दिया। अब इसकी हेल्प से हमें जो स्लोप मिलेगा, स्लोप से एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर? अब इसके मेथड ऑफ रेजिडुअल जो है वो इसके आगे अप्लाई होता है, जो हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था उससे डिफरेंट हमें यहाँ पे क्या स्टडी करना है। इसमें अब ये जो स्ट्रेट लाइन मिली है लॉग कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करके, इस लाइन को हमें एक्स्ट्रापोलेट करना है जब तक कि ये इस y एक्सिस को कट नहीं करती है। ठीक है, इस इक्वेशन में, इस ग्राफ में इस स्ट्रेट लाइन को हमने एक्स्ट्रापोलेट किया। अब यहाँ पे कोई भी 3 पॉइंट्स लिए, फिर ये जो एब्जॉर्प्शन फेज है इसमें कोई भी 3 पॉइंट्स लिए, इन तीनों को आप सेम टाइम पे दोनों कर्व पे सेम टाइम पे 3 पॉइंट्स ले रहे हैं। तीनों को जब माइनस करेंगे, माइनस करने पे जो वैल्यू आएगी उस कंसंट्रेशन टर्म और टाइम के बीच में फिर ग्राफ प्लॉट करेंगे, तब ये हमें रेजिडुअल कर्व मिलेगा जिसका स्लोप होगा माइनस के डिवाइडेड बाय 2.303 और इस स्लोप की हेल्प से हम एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकेंगे। ठीक है, आगे मैं स्टेप्स बताती हूँ उसमें। Subtraction of true plasma concentration values from the extrapolated plasma concentration values yields a series of residual concentration values, that is CR. Okay, हमने क्या किया कि जो रेगुलर प्लाज्मा कंसंट्रेशन वैल्यूज थी और जो एक्स्ट्रापोलेटेड प्लाज्मा कंसंट्रेशन वैल्यूज आई हैं, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करके जो वैल्यू आई है वो है रेजिडुअल कंसंट्रेशन। ये रेजिडुअल कंसंट्रेशन हमें मिल गई।
फिर इसको हमने लॉग में कन्वर्ट किया, क्योंकि हमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ चाहिए जिसके स्लोप से हम एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकें। अब ये रेजिडुअल में हमें कौन सा टर्म मिल गया, एब्जॉर्प्शन का टर्म मिल गया ना। इससे पहले जो इक्वेशन मिली थी उसमें क्या था, उसमें एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट था। इस ग्राफ की हेल्प से हमें एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट मिल रहा था, जो ये स्ट्रेट लाइन था। इस वैल्यू को, इस ग्राफ की वैल्यू से हमने क्या किया, जो रेगुलर ग्राफ था इस एक्स्ट्रापोलेटेड वैल्यू और ये जो रेगुलर वैल्यूज थी इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया। जो वैल्यू मिली वो रेजिडुअल वैल्यू है, मतलब बची हुई वैल्यू है, ठीक है, वो रेजिडुअल वैल्यू जिसमें हमें एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट मिल रहा है, ये एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट के टर्म्स में मिल रही है। इसको फर्दर हम लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये फिर से स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। अब फिर से हमें क्या करना है, सेम ग्राफ में लॉग CR, लॉग ऑफ रेजिडुअल कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। टाइम एक्स एक्सिस पे है, लॉग ऑफ रेजिडुअल कंसंट्रेशन वाई एक्सिस पे। यहाँ आप ग्राफ में देख सकते हो ये वाली जो लाइन थी ये ट्रू प्लाज्मा कंसंट्रेशन वैल्यूज थी, लॉग C वैल्यूज थी। इसको एक्स्ट्रापोलेट किया, ये बैक एक्स्ट्रापोलेटेड टर्मिनल पोर्शन ऑफ कर्व हो गया। फिर इसका जो हमें रेजिडुअल वैल्यूज मिली हैं इससे हमने ये रेजिडुअल कर्व प्लॉट किया है लॉग CR वैल्यूज से, टाइम और लॉग CR वैल्यूज से। अब ये जो स्ट्रेट लाइन मिली है इसकी स्लोप की वैल्यू होगी -KA डिवाइडेड बाय 2.303। कोई भी दो पॉइंट के बीच में स्लोप कैलकुलेट करके स्लोप की वैल्यू रख के हमें एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाए। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, a plot of log CR versus T yields a straight line with slope -KA divided by 2.303 and intercept log A, जो मैंने अभी आपको ग्राफ में बताया था। If KE divided by K is greater than or equal to 3, the terminal slope eliminates KA and not KE. अगर KE और KA का रेशियो 3 से ज्यादा है या इक्वल है तो उस केस में क्या होगा, जो टर्मिनल स्लोप मिल रहा है जो अभी हमने ग्राफ प्लॉट किया है उससे K की वैल्यू एलिमिनेट हो जाएगी लेकिन KE एग्जिस्ट करेगा। The slope of residual lines gives KE and not K. जो स्लोप है KE का, ये कब की बात हो रही है, जब इसका रेशियो 3 से ज्यादा है। तब हमने जो रेजिडुअल लाइंस के लिए जो ग्राफ प्लॉट किया है वो रेजिडुअल वैल्यूज हमें KE की वैल्यू देंगी, ना कि K की वैल्यू देंगी। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज फ्लिप फ्लॉप काइनेटिक्स एज द स्लोप्स ऑफ टू लाइंस एक्सचेंज्ड देयर मीनिंग्स। This method is best suited for drugs which are rapidly and completely absorbed and follow one compartment kinetics even when given intravenously. अब यहाँ पे एक टर्म आता है लैग टाइम, मैं अभी ग्राफ में आपको दिखाती हूँ। लैग टाइम इज डिफाइंड एज द टाइम डिफरेंस बिटवीन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टार्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन। इट इज डिनोटेड बाय T0। यहाँ ग्राफ में मैं आपको लैग टाइम दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने लैग टाइम आपको बताया था, ग्राफ में देख सकते हो लैग टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय T0। ठीक है, यहाँ पे जब ड्रग एडमिनिस्टर की है तब से लेकर के जब एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हुआ है, इस एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होने तक का जो टाइम है इसके डिफरेंस को बोलते हैं लैग टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे लैग टाइम भी एब्जॉर्प्शन के टाइम लैग टाइम होगा, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ टाइम बाद जाकर के एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगा। सो दैट्स इट अबाउट द determination of absorption rate constant with the help of method of residual. Now assessment of pharmacokinetic parameters with this method. Absorption half life can be computed from Ka using the relation. फर्स्ट ऑर्डर एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप पहले भी पढ़ चुके हो, हाफ लाइफ का फॉर्मूला हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट। तो जैसे एलिमिनेशन भी यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस था, एलिमिनेशन हाफ लाइफ कैसे कैलकुलेट किया था, एलिमिनेशन हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। सिमिलरली मेथड ऑफ रेजिडुअल से हमने एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट डिटरमाइन कर लिया है। एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट की हेल्प से यहाँ पे
एब्जॉर्प्शन हाफ लाइफ कैलकुलेट कर लेंगे। या एलिमिनेशन हाफ लाइफ आपने पहले एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट की हेल्प से डिटरमाइन किया था। या दैट्स इट अबाउट द absorption rate constant determination with the help of method of residual. Next method हम पढ़ेंगे Wagner-Nelson method for estimation of Ka. Thank you.